तो बच्चों नेक्स्ट है जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या फिर प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा जा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे आपको बताया था सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने हमें बताया था, डाल्टन ने। उन्होंने कहा था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद पता चला कि इसके भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनकी डिस्कवरी होने के बाद फिर साइंटिस्ट ने जो पोजीशन थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, उन्हें पता करने की कोशिश करी कि इनमें जो ये एटम है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रयास जो था वो जे जे थॉमसन ने किया। भाई जो शुरुआत करता है वो बड़ा होता है, चाहे वो पूरी तरीके से खरा उतरा हो या ना उतरा हो, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले उसमें कोशिश करी और अपना जो जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, आप केक देखते हो ना जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता रहा, अभी नोट कर लो। इन्होंने क्या कहा, ये एटम है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और बाकी जो ये पार्ट है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। जिस तरीके से आपने केक बनाया होगा और केक में वो जो दाने से बेर की तरह जो धसे रहे हैं, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए हैं इसमें, ठीक है। यानी न्यूट्रलिटी के बारे में तो इन्होंने बताया, लेकिन जैसे आगे फिर आपने देखा रदरफोर्ड मॉडल आया और बोर मॉडल आया, तो ये बात गलत साबित हो गई थी। इन्होंने कहा कि सॉलिड होता है, जैसे तरबूज हो, वाटरमेलन होता है तरबूज, और उसमें बीज इलेक्ट्रॉन की तरह, बाकी जो रेस्ट उसमें रेस्ट ऑफ एरिया होता है वो सारा क्या है, सॉलिड है। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। जो ये मॉडल था ये क्या थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स थे और ये क्या थे, प्रोटॉन थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के अंदर क्या हुए हैं, धसे हुए हैं। लेकिन इस तरीके से इनका मॉडल जो था वो दोषपूर्ण था, इसी वजह से फेल हो गया। लेकिन इन्होंने भी काफी कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एन एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है बच्चों। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उनके अंदर धसे हुए हैं, ठीक है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ एन यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ रेडियस अबाउट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये तो इन्होंने बता दी थी कि जो स्पेयर ऑफ रेडियस होगी एटम की वो कितनी होगी, अबाउट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो रहा ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ दिस स्पेयर। इसमें सारे के सारे में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा, फैल रहा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जो नेट चार्ज है इस पर वो क्या है, जीरो है, कोई चार्ज इस पर नहीं होगा। यानी एटम क्या है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन्होंने ये तो बताया कि इस मॉडल में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं एटम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए उनकी एक्चुअल पोजीशन किस तरीके से है, ठीक। इसके बाद एक मॉडल आया जिसे क्या कहा जाए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आज हम आपको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, कई नामों से हमेशा, या एल्फा स्कैटरिंग एल्फा जो रेज है उनकी स्कैटरिंग हुई थी, इसलिए से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आप इसे कह सको। तो 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। जैसे हमने इससे पहला भी बताया, जे थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो मॉडल दिया वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या करा, रेडियम, यूरेनियम, आप कोई सी भी चीज लिख सको, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसमें से अल्फा रेज निकलती रहे। और ये एक ब्लॉक रख दिया लेड का, ताकि जो अदर साइड में ना जा सके रेज, ठीक है। और इसी वजह से स्लिट लगा दी ताकि सीधी जाए अल्फा रेज, नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। और यहाँ पे हमने क्या करा, गोल्ड फॉइल ले ली, थिन, पतली,
सुनने की, इसमें एक हमने परत ले ली, चादर भी आप इसे कह सको, ठीक है, वो रख दी। गोल्ड फॉयल इस वजह से यूज करी जा क्योंककि जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी नियरेस्ट होते हैं, तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट हो वो काफी हद तक क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, यानी साइड में से नहीं रेज निकलेगी, उसमें से ही होके जाएंगी पार्टिकल्स में से या स्पेयर्स में से। इसी वजह से गोल्ड फॉयल यूज करी गई क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, इस तरीके से वो काफी क्लोजेस्ट होते हैं। तो गोल्ड अगर रेज आ रही तो इस तरीके से जाएगी, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो काफी पास पास होने की वजह से हमने गोल्ड फॉयल इसमें यूज करी, ठीक। अब क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, सब उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो सर्कुलर दिख रहा है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, इस पे जो भी अगर रेज टकराओगी तो यहाँ पे ग्लो होगा और पता चलेगा। अगर हम यहाँ कुछ भी ना लगा तो हमें पता कैसे चले कि किस डायरेक्शन में रेज जा रही। तो हमने इसके जो चारों ओर है क्या लगा दी, एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, जहां से भी वो टकरावेगी बोम्बार्डमेंट के बाद तो हमें पता चल जाएगा कि रेज इस डायरेक्शन में जा रही। अब आप ये देखो, बहुत सारी जो रेज अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे गए, जो अनडिफ्लेक्टेड थे उसके बारे में हम अभी आपको बताओगे। मैक्सिमम ऐसे थे और फ्यू ऐसे थे जो थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ, और वेरी फ्यू क्या थे इस डायरेक्शन में, जो बहुत ही कम जिसमें क्या हुआ डेविएशन और डिफ्लेक्शन हुआ। तो जो ऑब्जर्वेशन थे, जैसे हमने अभी अभी फिर से देख लो, इसमें हमने क्या लिया, एक ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा एटम हमने इसमें यूज करा, रेडियम, जो क्या है रेडियो एक्टिव है, ठीक है, जिससे अल्फा रेज निकलती है, और इसे गोल्ड फॉयल पर डाल के देखा गया कि क्या एटम जो है वो उसमें पोजीशन क्या है कहीं की, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो बहुत हैरान करने वाले इसमें नतीजे सामने आए। आप देख लो क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे बच्चों, वे यानी अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी 99% जो रेज थी, 99% जो रेज थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई, ठीक है, बिना डिफ्लेक्टेड हुई। इस तरीके से जैसे ये पार्टिकल्स हमने रख दिए तो इनमें से बिल्कुल सीधी निकल गई, इस तरीके से उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आप देखोगे इसमें, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, एंगल बहुत थोड़े एंगल से, आपने देखा बहुत थोड़े एंगल से कुछ इसमें रेज ऐसी हैं, पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्टेड हो रहे, यानी अगर कुछ रेज इस तरीके से आ रही और वो बहुत थोड़े एंगल से क्या हो रही, डिफ्लेक्टेड हो रही, तो ऐसी बहुत कम रेज थी, ठीक है। और जो थर्ड वाला है, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी 1 आउट ऑफ अबाउट 2000 पार्टिकल्स, यानी 20,000 में से केवल एक रेज ऐसी थी, 20,000 में से एक ऐसी थी बच्चों जो इस तरीके से डिफ्लेक्टेड हुई, जो आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है। इनके नंबर्स बहुत कम थे, ठीक है। suffered major deflection by more than 90 degree and even came back in the same direction। ये सबसे हैरान करने वाली चीजें थी जिसके बारे में नहीं थी कि 90 डिग्री से ज्यादा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो 90 डिग्री से ज्यादा अगर कोई रेज आ रही इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा, तो ये क्यों हो रहा। फिर ये तो ऑब्जर्वेशन थे, कंक्लूजन आप अभी देखोगे इसका, यानी हमने क्या बताया, 99% रेज आर पार निकल के बिल्कुल सीधी अनडिफ्लेक्टेड। फिर कैसा हुआ, बहुत कम ऐसी थी जो थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ, ठीक है, और बहुत उसमें से बहुत कम 20,000 में से लगभग एक ऐसी थी रेज या पार्टिकल्स जो 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से क्या हुई, डिफ्लेक्टेड हुई। तो इसका जो कंक्लूजन है वो हम आपको बता रहे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जैसे हमने अभी अभी बताया कि 99% रेज अगर इसमें से आर पार निकल रही, आप देखो कि रेज आर पार कब निकलेगी, जब उसे कोई भी उसके मार्ग में या पाथ में क्या बाधा ना हो, ठीक है, रुकावट ना हो, अवरोध ना हो। तो इससे पता ही चला कि जो एटम है वो तो एम्प्टी है,
खोखला है, क्योंकि 99% 100% के आसपास ही जब रेज इसमें से आर पार निकल रही, तो इससे पता क्या चला बच्चों कि जो एटम है वो क्या है, मोस्टली एम्प्टी है, यानी वो खोखला है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जो एटम है बच्चों जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो रही, ठीक है, तो उसका मोस्टली पार्ट कैसा है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है बच्चों। और जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दिस कुड बी डिफ्लेक्टेड only by some positive body present within the atom. The alpha particles deflected were those which passed very close to this positive body. जैसे भाई ये तो पता चल गया अल्फा पार्टिकल्स 99% आर पार निकल रहे, तो इसका मतलब ये खाली है मोस्टली एटम का पार्ट। एटम क्या है, मोस्टली क्या है, खोखला, जब इसमें से इस तरीके से रेज जा रही। लेकिन कुछ रेज तो ऐसी थी भाई जो डिफ्लेक्टेड हुई कुछ एंगल से, तो इसका मतलब ये है कि जहां से वो डिफ्लेक्टेड हुई, अगर वो यहां से डिफ्लेक्टेड हो, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, अगर वो यहां से डिफ्लेक्टेड हो रही, तो इसका मतलब यहाँ सम पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो डिफ्लेक्टेड हुई, क्यों, आप ये सोचोगे ऐसा क्यों कह रहे सर, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है बच्चों। अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, इस वजह से वो उसे क्या करेगा, दूर भागेगा। आगे समझ में क्यों इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर अल्फा रेज पे, और अगर ये थोड़ी बहुत एंगल से मुड़ी तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरी। और फिर जो थर्ड वाला है, since some alpha particles were deflected back and alpha particles are heavy particles, these could be deflected back only when they strike some heavier body inside the atom. अगर इसमें वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या थे बच्चों और डिफ्लेक्टेड हुए, तो इससे पता चल रहा कि इसके अंदर कुछ ऐसा हैवी पार्ट्स, हैवी यानी जो मास गेन कर रहा मौजूद है, तो इससे ये कंक्लूजन भी निकला कि इस एटम के अंदर हैवियर बॉडी है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस शो दैट द हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द एटम मस्ट बी ऑक्यूपाइंग ए वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। भाई इनके नंबर्स तो जो बिल्कुल वापस जा रही लौट रही, उनके नंबर तो बहुत ही बहुत कम थे, तो इसका मतलब हैवी बॉडी तो है इसके अंदर, लेकिन जो हैवी बॉडी है एटम के अंदर वो बहुत ही थोड़ा क्या कर रही है, वो जो हैवी बॉडी है उसके अंदर बहुत ही छोटा सा पार्ट वो ऑक्यूपाई कर रही, ठीक है। अगर देखो कोई रेज गई और इससे टकरा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा इसमें बच्चों, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से वापस। और ये पता कब चला उसने देखा कि जहां से जिस सोर्स से आ रही वहां पे भी चमक हो रही, तो ये सबसे हैरानी करने वाला नजारा था उसके सामने। इसी वजह से न्यूक्लियस की क्या हुई, डिस्कवरी हो पाई, ठीक है, इत्तेफाक से, क्योंकि जिस मार्ग से, जिस पाथ से वे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे उसी से अगर वापस हो लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा, न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। यानी द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो इसमें एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैवी बॉडी थी, जो मास गेन कर रही है, और लगभग सारा जो मास है एटम का वो उसके सेंटर में ही है, जिसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो इसके कंक्लूजन थे, अगर 99% 99% रेज आर पार निकली तो एम्प्टी है, ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज के आसपास से गुजरी, और वो हैवी चार्ज मौजूद कहाँ है, उसके सेंटर में है, तभी क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन की वजह से वापस जा रही थी, और इस प्रकार से हैवी जो वो पार्टिकल्स था या मास था उसका, वो क्या कहलाया, न्यूक्लियस कहलाया, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, और इसी वजह से रदरफोर्ड को इस श्रेय, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा न्यूक्लियस में है, इसी वजह से इन्हें क्या दिया जा, श्रेय दिया जा प्रोटॉन की डिस्कवरी का, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इन्होंने रदरफोर्ड्स के मॉडल में
दो पॉइंट निकल कर आए। पहला तो था न्यूक्लियस और सेकंड था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो न्यूक्लियस है, जैसे हमने बताया कि वो बहुत थोड़े पार्ट में है, बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ सेंटर में मौजूद है, स्मॉल साइज है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी, यानी न्यूक्लियस विच इज वेरी स्मॉल इन साइज कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड इन विच द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। सारा का सारा जो मास है वो सारा इस छोटे से सेंटर में प्रेजेंट है, और एक कैसा चार्ज है इस पे पॉजिटिव, तो इसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है बच्चों, एक तो पार्ट ये हो गया, और एक इस न्यूक्लियस के अलावा पार्ट है, तो इस पार्ट को न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जा, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे। इसमें क्या मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे। ठीक है, तो ये किसने बताया था बच्चों, ये बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, कि एक तो न्यूक्लियस है जिसमें सारा का सारा मास प्रेजेंट है, और एक जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियस के अराउंड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, रिवॉल्विंग यानी घूम रहे। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने क्या कहा, सुन लो, टू एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट fall into the nucleus as a result of attraction. Rutherford suggested that the electrons were not stationary but were revolving around the nucleus in certain circular path. As a result, centrifugal force comes into play which balance the force of attraction. तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे, ये सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे, अलग अलग सेल है, जिसके बारे में फिर आगे जाके किसने बताया, बोर्ड ने बताया। तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, इसे खींच रही। तो इस फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, जैसे आप प्लांट ये सन वगैरह अर्थ को भी देखते हो, कौन सा फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को बताओ बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल कर रहा है, यानी एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। ठीक है, जैसे सन के जो सन है, अगर ये सन है और उसके चारों ओर, जैसे आपने अर्थ ले लिया, बुध, मरकरी वगैरह, मार्स वगैरह, ठीक है, सारे रिवॉल्व कर रहे, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या है बच्चों, बैलेंस रखता है। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जैसे पहले भी पता चल लिए थे न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, सारा का सारा मास क्योंकि वही है, इलेक्ट्रॉन मास बहुत नेग्लिजिबल कैरी करता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा, इसे क्या कहा गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियस पार्ट भी कहा गया, ये न्यूक्लियस है। तो ये सारी की सारी चीज किसने बताई, रदरफोर्ड मॉडल्स में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करी। ठीक है बच्चों।